गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग है द रेट एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इन अदर करेंसी। एक करेंसी दूसरी करेंसी जिस रेट पे कन्वर्ट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे से 90 रुपीज़ इक्वल टू $1 इज़ ए एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर दो टॉपिक मेन हैं, एक है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। किसी भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का गिरना क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। वैल्यू का गिरना का मतलब यह है कि रेट इंक्रीज़ कर गया है। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि 10 साल पहले एक मूवी का टिकट 2 रुपये का, 50 साल पहले एक मूवी का टिकट 2 रुपये का था और आज 2 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता, तो इसका मतलब क्या है कि 2 रुपये की वैल्यू क्या होगी, गिर गई है। आज 2 रुपये में हम मूवी का टीवी टिकट नहीं खरीद सकते हैं, तो 2 रुपये की वैल्यू गिर गई है। तो 2 रुपये की रुपया क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जिससे भी वो 2 रुपये से जो भी हम कमोडिटी खरीदते थे अब मिलती नहीं है वो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आज 90 रुपीज़ का $1 बाय कर रहे हैं और वो अब नहीं मिल रहा 90 रुपीज़ में, और वो हो गया 100 रुपीज़ का $1, तो इट मीन्स रुपी इज़ बीइंग डेप्रिशिएटेड। हैव यू गॉट इट? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रुपये की वैल्यू गिरना। रुपये की वैल्यू कब गिरेगी? जब सेम रुपये से हम वो कमोडिटी को बाय नहीं कर पाएंगे। पहले हम 90 रुपीज़ से $1 को बाय कर लेते थे, अब 100 रुपीज़ में $1 को बाय करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर गई है तो एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इंक्रीज़ क्यों कर जाएगा? से एक आदमी जो बाहर, एक्सपोर्टर कौन होता है, जो प्रोडक्ट को बाहर बेचता है। अगर हम एक शर्ट बेच रहे थे बाहर और बाहर वाला हमें $1 दे रहा था, तो हमारे एक्सपोर्टर को पहले 90 रुपीज़ मिलते थे। अब डेप्रिसिएशन होने के रीज़न से उसको 100 रुपीज़ मिलने स्टार्ट हो गए हैं। जब उसको 100 रुपीज़ मिलने स्टार्ट हो गए तो उसके लिए बेनिफिट हो गया। जब उसके लिए बेनिफिट हो गया तो वो ज़्यादा क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। सिमिलरली इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ इंडिया क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। इंपोर्ट ऑफ इंडिया क्यों फॉल करेगा? वही सेम रीज़न, हम एक एग्जांपल लेते हैं। इंपोर्टर कौन होता है, जो बाहर से चीज़ को ख़रीदता है। ठीक है, तो एक शर्ट पहले हम $1 की बाहर से ख़रीदते थे तो हमें 90 रुपीज़ देने पड़ते थे। अब वही एक शर्ट ख़रीद रहे हैं हम $1 की, तो हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 100 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो अब हम पे कर रहे हैं 100 रुपीज़। पहले हमें मिल रहे थे, जब हमें मिल रहे थे इट इज़ गुड फॉर अस, तो हमने एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया। अब इट इज़ लॉस फॉर अस, तो हम अपने इंपोर्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दिस इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सिमिलरली अगर हम एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पढ़ेंगे तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा कि हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ गई है। तो रुपये की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, जो हम बाहर से चीज़ खरीदते हैं वो सस्ती मिल रही है। हमारे रुपये की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब कोई चीज़ हम सस्ती लेंगे। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था, पहले 90 रुपीज़ का $1 मिलता था, ठीक है, तो 100 रुपीज़ का वो तो डेप्रिशिएट हो गई हमारी करेंसी। ठीक है, अब सिमिलरली वही है कि अगर $1 पहले 90 रुपीज़ का मिलता था, तो अब $1 80 रुपीज़ का हो गया है, तो रुपया क्या हो गया, एप्रिशिएट हो गया है। और रुपया एप्रिशिएट हो गया है तो इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, फॉल कर जाएंगे। रीज़न वही है, एक्सपोर्टर को पहले $1 का 90 रुपीज़ मिलता था, अब $1 का उसको क्या मिल रहा है, 80 रुपीज़, तो वो एक्सपोर्ट को क्या कर देगा, फॉल कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। हमारा का मतलब इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया का इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। वही है कि $1 के पहले उसको 90 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब उसको $1 के 80 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। इंपोर्टर को डॉलर बाहर देना है, जब इंपोर्टर को बहुत $1 देना है तो उसको $1 सस्ता मिलेगा, तो इसलिए उसके लिए अच्छी बात है। और एक्सपोर्टर को बाहर से $1 मिलना है,
तो उसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे तो उसके लिए अच्छी बात है, अगर कम रुपए मिलेंगे तो उसके लिए लॉस है। हैव यू गॉट इट बेटा? अब इसको हम नेक्स्ट आगे हम इंक्रीज करते हैं कि ये डॉलर का रेट डिसाइड कैसे हो जाता है। ये 80 रुपये का डॉलर है, 90 रुपये का डॉलर है, 40 रुपये का, 30 रुपये का, कौन डिसाइड करने वाला है? इसको डिसाइड करने के लिए दो सिस्टम होते हैं। एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसको हम पैक्ड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, और होता है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो डॉलर की वैल्यू को डिसाइड कर देगी या किसी भी फॉरेन करेंसी की वैल्यू को डिसाइड कर देगी। इट इज़ डिसाइड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज लायबल टू पे एंड सेल एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी एट ए गिवन एक्सचेंज रेट। जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, मान लो $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ है। अब गवर्नमेंट ने जब डिसाइड कर लिया तो गवर्नमेंट लायबल है कि 60 रुपीज़ में ये डॉलर को बाय भी करेगी और सेल भी करेगी। ठीक है, दैट इज़ ए फिक्स एक्सचेंज रेट। लेकिन इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये क्या है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट है, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट है। ठीक है, और इसका सबसे माइनस पॉइंट जो रहेगा हमारे पास, अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है, गवर्नमेंट हैज़ टू कीप फॉरेन करेंसी इन रिजर्व। गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी क्या रखनी पड़ेगी? रिजर्व में रखनी पड़ेगी। कि गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने कहा 60 रुपये का डॉलर है, अब गवर्नमेंट के रिजर्व में पड़ा होगा तो 60 रुपये का डॉलर देगी ना वो। अगर उसके रिजर्व में नहीं पड़ा होगा तो डॉलर ला के कहाँ से देगी वो? खुद तो प्रिंट कर नहीं सकती है। अब इसमें 1991 से पहले, बिफोर 1991 लिबरलाइजेशन से पहले हमारी कंट्री में यही सिस्टम होता था कि फिक्स एक्सचेंज रेट था। जब फिक्स एक्सचेंज रेट था तो 1991 में क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, एक्सपोर्टर की सप्लाई कम थी डॉलर की। एक्सपोर्टर बाहर से डॉलर को कमाता है और इंपोर्टर क्या करता है, डॉलर को मांगता है। तो 1991 में ये देखा गया कि एक्सपोर्टर इतना डॉलर लेके नहीं आ पा रहा था, लेकिन इंपोर्टर बहुत ज़्यादा डॉलर डिमांड कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगानी स्टार्ट कर दी। बिफोर 1991 की बात है कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट लाइसेंस सिस्टम होगा, लाइसेंस राज आ गया हमारी कंट्री के अंदर कि आपको चीज़ें नहीं खरीदने देंगे। लोग फैक्ट्रियाँ नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि जो फैक्ट्री लगाना चाहता है वो कहता है मुझे डॉलर तो मैं बाहर से मशीन लेके आनी है और मशीन से मैं ये चीज़ भी खरीदूँगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास डॉलर है ही नहीं। गवर्नमेंट तो एक 60 रुपये का डॉलर मान लो फिक्स किया हुआ है, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, तो मान लो फिक्स किया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे डॉलर दो 60 रुपये का। गवर्नमेंट के पास डॉलर है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की सप्लाई नहीं है इतनी ज़्यादा, हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट नहीं है ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसके ऊपर क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। जब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी जैसे ही इंपोर्टर के ऊपर, तो कंट्री का इंपोर्ट बिल्कुल कम हो गया। कम होने से हमारी कंट्री की ग्रोथ क्या होगी, स्लो हो गई। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 1991 में सोचा, मनमोहन सिंह हमारा तब फाइनेंस मिनिस्टर था, तो उसने सोचा कि ये सिस्टम बड़ा बेकार है कि फिक्स एक्सचेंज रेट है और गवर्नमेंट के सिर दर्द रहता है सारा दिन। गवर्नमेंट से लोग मांगते रहते हैं, डॉलर सप्लाई होती नहीं है कंट्री के अंदर, गवर्नमेंट को डिमांड देनी पड़ती, डॉलर सप्लाई करना पड़ता है, और शॉर्टेज हो जाती है, शॉर्टेज के रीज़न से गवर्नमेंट इंपोर्टर को इंपोर्ट लाइसेंस और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती रहती है। लेकिन तब मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारी कंट्री में फ्लेक्सिबल होगा और ये डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होगा। गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी डॉलर का रेट, डिमांड सप्लाई से होगा। कितनी डिमांड है डॉलर की, कितनी सप्लाई है, ओपन मार्केट में जाओगे आप, ठीक है, और जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा वो फाइनल एक्सचेंज रेट होगा। दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में माइनस पॉइंट क्या था कि इंस्टेबिलिटी आ गई, हर मिनट में डॉलर का रेट चेंज होना शुरू हो गया। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या हो गया, इस पॉइंट का गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू कीप फॉरेन करेंसी एज ए रिजर्व। ठीक है, ये गवर्नमेंट का क्या हो गया, प्लस पॉइंट हो गया। समझ आ गया?
गवर्नमेंट को कोई फॉरेन करेंसी को रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। और माइनस पॉइंट हो गया कि स्टेबिलिटी खड़ी होगी कि सारा दिन हम कहाँ से इस चीज़ को लेके आएंगे, और डेली का डेली डॉलर का रेट चेंज होना शुरू हो गया। इंपोर्टर के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया, एक्सपोर्टर के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई। लेकिन ये मार्केट फोर्सेस ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहा फॉरेनर के लिए भी, इंडियंस के लिए भी, तभी ये एक्सचेंज रेट अब हमारी कंट्री के अंदर चल रहा है। इसके अंदर तीसरा सिस्टम एक और होता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? कई बार डॉलर का रेट अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज डॉलर जो है एक साल में 1-1.5 रुपया ही डेप्रिशिएट होता है। अगर आप 60 रुपीज़ का है ऑन एन एवरेज, आई एम टेकिंग द एग्जांपल, तो 62 रुपीज़ तक एक साल में जाएगा, फिर अगले साल 64 में चला जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही 1-1.5 रुपया मूव करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डॉलर का रेट बहुत तेज़ी से चेंज होता है, बहुत तेज़ी से चेंज होता है। आज 64 रुपीज़ है, हफ्ते बाद 66 रुपीज़ हो गया, फिर 70 रुपीज़ हो गया, फिर 72 रुपीज़ हो गया। जब एक्सचेंज रेट बहुत तेज़ी से चेंज होना शुरू हो जाए, तब स्पेकुलेटर आ जाते हैं मार्केट में। स्पेकुलेटर कौन होते हैं? जो डॉलर को एडवांस में ख़रीद लेते हैं और कल बेचने के लिए। ठीक है, उससे क्या आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाती है और कंट्री का रुपया और डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है। अब उस डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपना डॉलर बेचना स्टार्ट कर देती है मार्केट में। ठीक है, जब सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ेगा, ठीक है, तो डॉलर का रेट अपने आप क्या हो जाएगा, करेक्ट होकर वापस आना शुरू हो जाएगा, और स्पेकुलेटर क्या हो जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। हैव यू गॉट इट? तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब डॉलर का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए और बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटर हमारी मार्केट में एंटर कर जाए। जब स्पेकुलेटर मार्केट में एंटर करते हैं तो गवर्नमेंट उनको डराने के लिए क्या करती है, सप्लाई कर देती है फॉरेन एक्सचेंज को मार्केट के अंदर, तो जिससे रेट कम होता रहता है और जो जेन्युइन बायर सेलर होता है वही मार्केट में रह जाते हैं, बाकी स्पेकुलेटर मार्केट से क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्या है डिमांड और सप्लाई से, लेकिन गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है। हैव यू गॉट इट? क्लियर? अब एक्सचेंज रेट में एक डेप्रिसिएशन होता है, एक डीवैल्यूएशन होता है। जब गवर्नमेंट वैल्यू को गिराती है डेलिबरेटली तो उसको क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। और जब मार्केट फोर्सेस किसी एक्सचेंज रेट को गिराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। है दोनों की एक ही बात ही, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट गिरा रही है। सिंस हमारी कंट्री में 1991 से भी पहले रुपया डेप्रिशिएट होता था, तो गवर्नमेंट डेलिबरेटली चेंज करती रहती थी टाइम टू टाइम, तो उसको हम क्या कहते थे, डीवैल्यूएशन। लेकिन गवर्नमेंट अब नहीं करती है, अब मार्केट फोर्सेस करती हैं। अब 60 का डॉलर, 70 का डॉलर, 80 का डॉलर, अब 89 या 88 रुपीज़ का डॉलर हो गया है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब क्या है कि ये डिमांड ऑफ डॉलर है, ये सप्लाई ऑफ डॉलर है, ये रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी है। ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये एक्सचेंज रेट है। तो ओ इज एक्सचेंज रेट हो गया, ठीक है, एंड ओ क्यू इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि डॉलर का रेट, एक तो डिमांड और सप्लाई, जब डॉलर एप्रिशिएट होगा, डेप्रिशिएट होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेंगे। अब हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बढ़ने से डेप्रिसिएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा या एप्रिसिएशन पे। पहले हमने पढ़ा था बेटे कि डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट, हाउ change in export and import affect exchange rate। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये डिमांड ऑफ डॉलर है, ये सप्लाई ऑफ डॉलर है। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट है। अगर हम बाहर से इंपोर्ट इंक्रीज कर देते हैं तो हम डॉलर की डिमांड बढ़ाएंगे,
जब डॉलर की डिमांड बढ़ाएंगे तो एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाएगा और रुपया क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। वही 70 रुपये का डॉलर कितने का हो गया, 80 रुपये का हो गया, या 80 रुपये का डॉलर 90 रुपये का हो गया। सिमिलरली अगर हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करते हैं तो एक्सपोर्ट कौन होता है, जो बाहर माल भेजता है, तो उसको डॉलर मिलेगा। जब वो डॉलर मिलेगा तो मार्केट में वो डॉलर बेच के रुपया लेगा, क्योंकि उसको तो अपनी फैक्ट्री में तनख्वाह देनी है, रॉ मटेरियल के पैसे देने हैं, तो उसको तो रुपया चाहिए। तो एक्सपोर्टर क्या, एक्सपोर्ट बढ़ाएगा तो वो सप्लाई लाएगा बाहर से डॉलर लाएगा, तो डॉलर को सेल करेगा, तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ा देगा। सप्लाई बढ़ा देगा वो, तो डॉलर सस्ता हो जाएगा, तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रुपया क्या हो जाएगा, एप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है। कई लोगों को यही बड़ा कन्फ्यूजन रहती है कि डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट के बढ़ने से रुपया डेप्रिशिएट होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट कम होता है। ठीक है, ये याद रखना बेटे, ये इंपोर्ट अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो रुपया डेप्रिशिएट हो जाता है। ठीक है, और रुपया अगर डेप्रिशिएट होता है, ठीक है, तो हमारा इंपोर्ट क्या होता है, कम हो जाता है। हैव यू गॉट इट बेटा, क्लियर? तो इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे अब, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।